नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण, बल्कि यह कहना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अथवा यूपीएससी, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो या किसी भी राज्य से आपने फॉर्म भर रखा है परीक्षा के लिए, जहां मुख्य विषय के रूप में आपने हिंदी का चुनाव किया है, तो यह पुस्तक आपके लिए रामबाण के समान है। पिछले परीक्षाओं के पेपर मैंने आपको नेट चैनल पे करवाए हैं, तो उनके माध्यम से यह स्पष्ट ही है कि इस पुस्तक से कथन और पंक्तियां बराबर पूछी जा रही हैं। शुक्ल जी किसी लेखक के विषय में क्या सोचते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी के अनुसार उसका उत्तर भी हमें चयन करना पड़ता है, सही उत्तर का चयन हमें करना पड़ता है। जो विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं और जो हिंदी साहित्य के शिक्षक हैं, वह सभी इस पुस्तक की उपयोगिता से भली भांति परिचित हैं, पर मैं नए विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगी कि यह पुस्तक हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए रामायण या रामचरितमानस के समान उपयोगी है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, ये बिल्कुल आपके लिए रामचरितमानस के लिए के समान उपयोगी हो जानी चाहिए, उतनी ही महत्वशाली होनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान में यदि आपने नेट परीक्षा के पुराने पेपर नहीं देखे हैं तो पिछले 3-4 पेपर देख लीजिएगा। वैसे तो आपको सारे देखने हैं, चैनल पे उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक नहीं देखे हैं, नए आप जुड़े हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो 3-4 पुराने प्रश्न पत्र देख लीजिए, विशेषतः 2018 और 2019 वाले। उन्हीं से स्पष्ट हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। शुक्ल ने रहीम के बारे में क्या कहा, शुक्ल ने प्रिय प्रवास के बारे में क्या कहा, यह बात आदिकाल के कौन से प्रकरण में संकलित है और कौन से कवि ने कि ये पंक्तियां हैं, इनका भावार्थ क्या है, 4 में से सही उत्तर दीजिए, कवि के इस कथन का क्या तात्पर्य है, ये सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। बहुत सारे हिंदी साहित्य इतिहास की अच्छी पुस्तकें हैं, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक भी विद्यार्थियों के मध्य काफ़ी चर्चित है। लेकिन जब शुक्ल जी के कथन पूछे जाएंगे और शुक्ल के अनुसार हमें पूछा जाएगा, लिख दिया जाएगा शुक्ल के अनुसार, तब फिर आपको नगेंद्र की बुक काम नहीं देगी या कोई भी पुस्तक काम नहीं देगी। ठीक है, यदि आपको ये पुस्तक हो सकता है थोड़ी सी भाषा शैली की वजह से थोड़ी सी कठिन लगे। अधिकतर देखिए, मैंने देखा हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ काफ़ी महंगे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे सस्ती पुस्तक मुझे लगी जो हिंदी साहित्य की है, ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक और सबसे सस्ती। लेकिन लोग इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करते, खरीद लेते हैं तो अधिकांशतः विद्यार्थी इसे पूरा कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि ठीक है, इसे एक ग्रंथ की तरह कह के छोड़ देते हैं। लेकिन अब हम इसे पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि छोड़ने वाला ऑप्शन अब हमारे पास नहीं है। नेट परीक्षा होगी, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा 23 अक्टूबर को नेट परीक्षा, और जैसे ही नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद, हो सकता है उससे पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की घोषणा हो जाए, और इतना समय हमें नहीं मिलेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से तैयारी कर पाएँ। तो अभी से जुट जाना है। जिस तरीके से इस समय कंपटीशन का स्तर है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी कम सीटें होती हैं। तो यदि आप अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। आप अपने आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है। अभी तक आपने किसी भी कारण से नहीं पढ़ा है तो इसे मेरे साथ पढ़िएगा। वीडियो की जो लंबाई चौड़ाई है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं एक दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी। यानी जैसे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक मैंने करवाई है कि जब परिस्थितियों पे चर्चा करेंगे तो परिस्थितियां समाप्त करके ही हम वीडियो समाप्त करेंगे, चाहे 20 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए, अथवा 30 या 40 मिनट लग जाए। जो टॉपिक हम उठाएंगे उसको पूरा उसी दिन हम समाप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही 10 मिनट का वीडियो आज बना दूँ और 10 मिनट का फिर कल पढ़ाऊँ। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि यदि ऐसे करेंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और हो सकता है जब तक आगे का पढ़ें तब तक पीछे का भूल जाएं। बीच बीच में बातें होती रहेंगी। साथ ही साथ पुरानी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैं आपको बताऊंगी, और आगामी परीक्षा में जो प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है उसको भी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवा दूंगी, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। चाहे तो आप साथ के साथ जो मैं हाईलाइट करवा रही हूँ, जहाँ मैं अंडरलाइन आपको करवा रही हूँ, आप अपना रजिस्टर या नोटबुक लेके बैठे, रफली आप उनको वहाँ पे लिखते जाएं और परीक्षा के समय आप उसे रिवाइज कर लें। जो भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लें, लेकिन यह पुस्तक पढ़ना अनिवार्य हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम संस्करण का व्यक्तव्य, यानी जब इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ तो शुक्ल जी ने इसके विषय में क्या कहा, उनके व्यक्तव्य को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक भी पन्ना मैं इसका छोड़ूंगी नहीं, शुरू से आपको
पढ़ाऊंगी, क्योंकि प्रत्येक पन्ना इसका उपयोगी है। कैसे? पहली लाइन देखते हैं। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। दो प्रश्न बनते हैं इस पहली लाइन से। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1833, आप सभी जानते हैं, लेखन परंपरा का वीडियो में नोट्स रूप में प्रस्तुत कर चुकी हूँ। दूसरा, अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों के ग्रंथों को शुक्ल ने परिभाषा किसकी दी? वृत्त संग्रह माना। उन्हें इतिहास ग्रंथ उन्होंने माना ही नहीं। दो प्रश्न बन गए पहली लाइन में से। आगे बढ़ते हैं। उसके पीछे सन 1889 ईस्वी में डॉक्टर अफसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। ठीक है जी। देखिए, अब आपको ये सब चीजें यहीं से याद कर लेनी है। काशी की नागरणी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों में तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने अर्थात नागरणी प्रचारणी सभा ने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। यानी कुछ तो ऐसे थे अज्ञात कवि जिनके बारे में कभी लिखा ही नहीं गया, और कुछ ऐसे थे जो उपयुक्त जो वृत्त संग्रह हैं उनमें कवियों के वर्णन तो थे, की जानकारी तो थी, लेकिन उनकी पुस्तकों की जानकारी नहीं थी। तो सबसे महत्वपूर्ण काम किसने किया हिंदुस्तान के अंतर्गत? नागरणी प्रचारणी सभा ने, है ना। लगातार उन्होंने सभी देश के राज्यों में जा जाके उनकी पुस्तकें और पुराने कवियों से संबंधित जानकारी को इकट्ठा किया। सन 1913 में सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। ये सब मैं आपको लेखन परंपरा के अंतर्गत पढ़ा चुकी हूँ, इनके सन वगैरह सब मैं वहाँ पे आपको करवा चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं। इधर जब से, आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों का शासनकाल चला रहा था, 200 वर्षों तक उन्होंने हम पे शासन किया। तो उसमें क्या है, एक तो अंग्रेजी को वो लोग ज़्यादा महत्व दे रहे थे, और फिर मुगल काल की भाषा फारसी थी, तो उर्दू का भी बहुत प्रचलन था। और बाद में अंग्रेजी के कार्य अंग्रेजी शासन के कार्य अंग्रेजी में होने, तो हिंदी एक तरीके से उपेक्षित थी। तो फिर क्या हुआ कि जब हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ तो उच्च शिक्षाओं में जब हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की गई तो फिर ग्रंथों की भी जरूरत पड़ी। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी। 700-800 वर्षों, जैसा कि मैंने आपको शुक्ल को पढ़ाते समय भी कहा, छायाबाद जब करवा रही थी, कितनी भी कमियां शुक्ल में हो जाएं, लेकिन जो शुक्ल ने किया वो सिर्फ शुक्ल कर सकते थे और कोई कर ही नहीं सकता था। 700-800 पुस्तकों की बात नहीं कर रहे हैं, 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि। सोचिए कितने ग्रंथ थे और उनमें से कौन सा पढ़ना है। गजब इन्होंने काम किया, सामने लगी हुई थी। पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। आपको ये बात ध्यान देनी है, समझनी है क्यों कहा इन्होंने वृत्त संग्रह। इसका भी इन्होंने यहाँ पे कारण देख लिया कि आंख मूंद कर केवल आदि, पूर्व, मध्य में बांट देना किसी का को वृत्त संग्रह को इतिहास ग्रंथ नहीं बना सकता, है ना। इतिहास ग्रंथ के लिए आवश्यक है कि उसकी समीक्षा की जाए, उसके उपलब्ध साहित्य की। और आगे देखते हैं। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था।
हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया, अतः एक नियत समय के भीतर ही इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री में जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर हाँ जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। भाई जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम यह इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, ये सब मैं आपको लेखन परंपरा के अंतर्गत बता चुकी हूँ, लेकिन शुक्ल जी का वक्तव्य है तो उसको पूरा आप जान लीजिए। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसके थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाजन को लीजिए, जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। तो रचनाओं की प्रचुरता के ये प्रश्न पूछा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं, ये प्रश्न पूछा हुआ है, मैंने आपको करवाया भी है नोट्स में। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जितने भी नोट्स भले ही मैं आपको कम पढ़ाऊँ, लेकिन यदि नोट्स के फॉर्म में मैंने कोई चीज़ आपको दी है तो उसके बाद आपको उससे संबंधित कुछ भी कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब बुक्स तो मैं पढ़ चुकी हूँ पहले से, और आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी ढंग की रचना को ले, परिमाणों में प्रथम के बराबर न होंगी। यह नहीं कि सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती है तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यदि विशेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलाकर 20 हैं, यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात ग्रंथों की प्रसिद्धि, तो रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि, इसको आधार बनाया है उन्होंने अपने इतिहास लेखन का। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत से अधिक ग्रंथ चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश ये है कि इन दोनों बातों को ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। लोक प्रवृत्ति, प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिनिधि है, प्रतिध्वनि है। सही बात है। भक्ति काल में जो रामचरितमानस की प्रसिद्धि है वो भी तो उस समय के लोगों की प्रवृत्ति के विषय में हमें जानने में सहायता देती है। पुस्तकें भी तो बताती हैं कि उस समय लोग भक्ति की ओर अग्रसर थे, भक्ति के मार्ग पर चल रहे थे, भक्ति को अपना रहे थे, तभी तो इतने सारे भक्त कवियों ने रचनाएं लिखी। तो लोक प्रवृत्ति भी मिलती है। अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, देखिए जब आदिकाल के नाम पर विवाद है तो इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। उसका आधार यही है कि सर्वाधिक रचनाएं वीर रस से युक्त लिखी गई। ऐसा नहीं है, सिद्धोनाथियों की वाणियाँ भी थी, जैन साहित्य भी था, तमाम तरीके के लौकिक साहित्य भी थे, लेकिन सर्वाधिक वीर गाथाएं लिखी गई, इसीलिए उन्होंने वीर गाथा काल नाम दे दिया। ये उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है अपने प्रथम वक्तव्य में भी कि क्यों दिया है नाम। आगे देखते हैं, आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। चलिए वही बात है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देशभाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों की धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दो हैं, जिनके अनुसार उस काल में कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देखिए अब इन चारों की भाषा अपभ्रंश है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अपभ्रंश, अपहट भी कहते हैं कीर्तिलता कीर्ति पताका की भाषा को। लेकिन विजयपाल रासो की भी पुराने पेपर हम कर रहे थे, तब पूछा गया था विजयपाल रासो की भाषा क्या है। देशभाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमैंग जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, ये सब प्रसिद्ध है। तो इन 12 पुस्तकों के आधार पर ही शुक्ल ने अपने ग्रंथ का नाम वीरगाथा काल किया था। अब इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा विसलदेव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीरगाथात्मक, इन विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियां, 2 तो ये छोड़ दीजिए, और एक विसलदेव रासो क्योंकि वो तो श्रृंगारिक ग्रंथ है, उनको छोड़कर से सभी
ग्रंथ वीर गाथात्मक है, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है: भगवद गीता, वृत्त नवकार, वर्तमाल, सम्मसार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रेवत गिरिरासा, नेमिनाथ चुरुपाय, एवित्योमाला, उपदेशमाला आदि। इनमें से एक तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी भाषा से स्पष्ट है, भगवत गीता। तेही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमरे गुरु गोविंद के पाऊँ अगम अपार हैं जाके ना। जो वीरस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देकर, यानी दो वर्ण होते हैं ना, एक साथ आधा सा एक वर्ण होता है फिर पूरा होता है, उसको द्वित्व बोलते हैं। द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग, थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं। यदि वे उद्धृत पद्यों को सम्मत 1000 से क्या सम्मत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कि कुछ लोगों ने इनको देख करके चौपाई में लिखी गई है गलत सन सम्मत का हिसाब लगाया, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें से 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पे हैं और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। 6 योग की पुस्तक है, नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र हैं, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवंत पर्वत का है ना, रेवंत गिरिरास। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपरा चली हुई पाई गई है, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गी शाखा की ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह से दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में भी आ जाएंगी। यानी पुस्तक में ये सब हमें आगे को पढ़ने को मिलेगा। आदिकाल का उन्होंने स्पष्ट कर दिया, भक्ति काल का भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्या क्या उन्होंने भक्ति काल का जो ये विभाजन किया है किस आधार पर किया है, सगुण निर्गुण में। अब आगे शुक्ल जी रीतिकाल के विषय में क्या कहते हैं। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर या यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक कि पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। कितनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने अपनी पुस्तक के बारे में कह दी हैं और इन्होंने अपने नामकरण को, काल विभाजन को तर्क संगत ठहराया है इन तर्कों के माध्यम से। रीतिकाल के संबंध में 2 और बातें कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तियों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास को एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण प्राय मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट्स में करवा चुकी हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा आप, ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि आपके लिए जो नोट्स मैंने प्रस्तुत किए हैं वो यूं ही नहीं प्रस्तुत कर दिए, बल्कि कई किताबों को पढ़ने के बाद ही मैंने नोट्स प्रस्तुत करे हैं और इसीलिए समय लगता है मुझे आपके लिए लिखने में। कहीं कुछ कवियों के विवरण परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर, दीनदयाल, गिरि, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम लिए उतने ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं।
रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, वह भी प्रवृत्ति विशेष के कारण विशेष प्रवृत्ति का ही निर्धारण किया गया। ये अवश्य ही कि उसमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है, यानी बहुत ज़्यादा जिन कवियों के बारे में इन्होंने लिखा है तो इसीलिए क्योंकि वो अपने युग के युग निर्धारक हैं, युग नियामक कवि हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऐसे इन्होंने बहुत सारे कवियों के परिचय दिए हैं, तो वो भी मैं आप सबको मैं भी नहीं करवाऊंगी वो रीतिकाल के अंतर्गत। ऐसे बहुत से कवि हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं है, विशेषतः जिनसे कभी कुछ पूछा ही नहीं गया, और जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुख्य कवियों को छोड़कर मतलब जो चर्चित कवि उन्हीं से पूछे जाते हैं, तो कुछ को हम भी छोड़ देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। आगे देखते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। भाई ये प्रश्न पूछा हुआ है, अब ये आप देख लीजिएगा कि कौन से पुराने प्रश्न में पत्र में पूछा हुआ, पर पूछा हुआ है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेने के समान ही समझ पड़ता था। पर जी न माना वर्तमान सहयोगी और उनकी अमूल कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं ना, अपने साथ के कवियों का कैसे लिख दें, किसी का कम ज़्यादा हो गया तो गुस्सा और हो जाएंगे, है ना। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखक और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे, इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों के विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है, इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा प्राप्त नहीं हो सका है। कवियों और लेखकों के नाम उल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था, इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल के प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका है। अब देखिए इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। इस अलग पुस्तकार संग्रहण की बहुत सी बड़ी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषतर आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमार पाल चारित, शारंगधरकृत हम्मीर रासो। हम्मीर रासो का पता नहीं, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर के युद्धों के वर्णन करने वाले बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हम्मीर रासो के ही हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के थोड़ा या और प्रलवित करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठाक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए, वे धोखे में ना रहकर स्वतंत्र विचार करने में समर्थ हों। मिश्रबंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्रबंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने के लिए मैंने प्राय उक्त ग्रंथ के ही विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी गोविंद रत्नमाला, श्रीयुत नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, श्री वियोगी हरि जी की ब्रिज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद न दिया और न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूल हुई है उसके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई उनकी पूर्ति और जो अपराध बन पड़े उसकी क्षमा की पूरी आशा करके मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। काशी आषाढ़ शुक्ल 5, 1986। रामचंद्र शुक्ल का ये वक्तव्य है, मैंने पढ़ के सुना दिया है आपको। ये हिंदी गोविंदमाला, कविता कौमुदी, ब्रिज माधुरी सार, ये सब लेखन परंपरा की पुस्तकों के अंतर्गत मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इन्होंने एक अपना संशोधित और परिवर्तित संस्करण के संबंध में 2 बातें कही हैं। कई संस्करणों के उपरांत, ठीक है, अब ये वाला जो मेरे पास है ये नया इसका संस्करण है, इसके संबंध में देखते हैं।
कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें से कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत पंथ के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का था कि सिद्ध और योगियों की रचना साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य साहित्य में कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित है। रीति काल के सामान्य परिचय, हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। यानी इन्होंने जो संस्कार परिवर्तित रूप बाद में प्रस्तुत किया वो क्यों किया, क्यों उसको बढ़ाया और क्यों कुछ कवियों को हटाना पड़ा, उसके विषय में भी इन्होंने लिखा है। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास, इधर से जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने आया है और हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी विस्तार से उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अथवा आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, अतः आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है कि इस संशोधित और परिवर्धित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। तो संवत 1997 अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने इसको संस्करण को निकाला। गजब की बात देखिए, उनके में जो कमी रह गई, ये बड़े लेखकों की महानता है कि जब और नई पुस्तकें, देखिए उनके समय तो सारी पुस्तकें प्रकाश में नहीं आई थी, ढूंढी भी नहीं जा सकी थी। बाद में जैसे जैसे साहित्य ढूंढा गया, उस पर काम हुआ, उसके अनुसार भी उन्होंने अपनी पुस्तक में फिर चेंजेस किए और हम लोगों के सामने ये स्वीकार भी किया कि भाई मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। अब वो बेचारे जब जिए ही नहीं, 45-47 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो वो इसमें और नई बातें कहाँ से जोड़ते। अब यदि इस पुस्तक को में यदि शुक्ल जी होते और वर्तमान में जितनी सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर यदि इस पुस्तक को लिखते तो जितना लिखा है वो तो अच्छा है ही, उसके अलावा भी वो बहुत कुछ अच्छा लिखते और उनके ज्ञान से, उनकी इस विशेष योग्यता से हम लोगों को भी बहुत लाभ मिलता। खैर, बहुत से लेखक शुक्ल तो नहीं हो सकते लेकिन अच्छा प्रयास अपना कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने ये इनकी जो विषय सूची है इसमें काल विभाजन है पहले, फिर आदि काल है, इसको वीर गाथा काल इन्होंने माना है, संवत भी दिया हुआ है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। भक्ति काल है, उत्तर मध्य काल है, नोट्स में मैं करवा चुकी हूँ। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की क्या अवस्था है, ब्रिजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य, ये भी हम पढ़ेंगे। आधुनिक के अंतर्गत इन्होंने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान में माना है। तृतीय उत्थान में इन्होंने देखिए छायावाद वाले अब मैं आपको करवा ही चुकी हूँ पोर्शन, ठीक है। अब इनका ये जो काल विभाजन है इसको भी इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो काल विभाजन भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। अभी तो बहुत लंबा हमारा क्लास नहीं हुई है, फिर कल से हम आदिकाल यहाँ से शुरू कर देंगे। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, बट यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये, और जब आप इसे पढ़ चुकेंगे ना तो अपने आप को आप विद्वान तो क्या पता नहीं क्या क्या महसूस करेंगे, वो तो आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे जो अब हैं, है ना। चलिए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली लाइन। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है, ठीक है। मैं आपको नोट्स में करवा चुकी हूँ, फिर भी देख लेते हैं। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। आदिकाल, वीरगाथा काल जिसे कहा गया है संवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा है शुक्ल ने 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल जिसे शुक्ल ने रीति काल कहा है 1700 से 1900, और आधुनिक काल जिसे शुक्ल ने गद्य काल कहा है 1900 से 1984। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, फिर भी यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुई थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी, पीछे संक्षेप में इसके अतिरिक्त और प्रकार
की जो रचना है उन पर ध्यान देने योग्य जो रचना है और प्रकार की उनका उल्लेख होगा। अब देखिए गद्य काल इन्होंने इसलिए कहा, आधुनिक काल को देखिए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये सब बाद की बात है। जब तक शुक्ल जी वर्तमान थे, तब तक शुक्ल जी जीवित थे, तब तक तो गद्य का बहुत विकास हुआ था। पहले पद्य बहुत लिखा जा चुका था, गद्य नहीं लिखा जा रहा था। आधुनिक काल में गद्य लिखा गया तो इन्होंने उसे गद्य काल की संज्ञा दी, कोई गलत बात तो इन्होंने की नहीं। ठीक है, आदिकाल को पढ़ेंगे कल की कक्षा में। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके ये सब लोग बताएंगे कि आप लोगों को ये पढ़ना अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।